है इंडिया साइज एंड लोकेशन। नेक्स्ट इज इंडियन लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल। लॉन्गिट्यूड्स सबसे पहला पॉइंट है कि वेस्ट टू ईस्ट बोला कि इसमें देखो 10 डिग्री 20 डिग्री। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ई पेडागॉग। माय नेम इज ईशांत त्रिपाठी और आज से हम शुरू करने वाले हैं क्लास 9th की ज्योग्राफी। क्लास 8th की ज्योग्राफी हम पहले से कंप्लीट कर चुके हैं। बिल्कुल उसी तरीके से हम क्लास 9th की ज्योग्राफी को इंटरेस्टिंग वे में कंप्लीट करेंगे। आज हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर 1 जिसका नाम है इंडिया साइज एंड लोकेशन। बिल्कुल क्लास 8 की तरह ही हम क्लास 9th के हर चैप्टर को पहले सब टॉपिक्स में डिवाइड करेंगे और फिर उसको पढ़ेंगे। ये एक सिस्टमैटिक वे है पढ़ने का, इससे बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाती है चैप्टर की और उसके रिलेटेड टॉपिक्स की। इसका एक और फायदा ये है कि इसमें आप लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि हमने वो लॉन्ग क्वेश्चन जो है एक सब टॉपिक के फॉर्म में कवर कर रखा है। इसके अलावा अगर आपके कोई भी डाउट होते हैं चैप्टर के रिगार्डिंग, प्लीज पुट डाउन ऑल दोज क्वेश्चंस इन द कमेंट बॉक्स सो दैट आई कैन रिप्लाई टू दोज क्वेश्चंस, राइट। इंडिया साइज एंड लोकेशन, ये जो हमारा पहला चैप्टर है, इसमें ऑफ कोर्स आई वुड बी कवरिंग व्हाटएवर इज देयर इन द चैप्टर इटसेल्फ, बट आई विल ऑल्सो बी कवरिंग सम एक्स्ट्रा टॉपिक्स, क्योंकि बिना उन टॉपिक्स को कवर किए हुए हम जो टॉपिक्स किताब में दिए हुए हैं उसको बहुत अच्छे तरीके से समझने में असमर्थ रहेंगे। ये लैटिट्यूड्स क्या हैं, ये लॉन्गिट्यूड्स क्या हैं, इसको हम बड़े ब्रीफ में कवर करेंगे, बिकॉज इट इज़ एक्सपेक्टेड ऑफ अ क्लास 9 स्टूडेंट कि अगर वो क्लास 9th में है तो उसको लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स के बारे में पता होगा, क्योंकि यू हैव बीन कवरिंग ऑल दीज टॉपिक्स राइट फ्रॉम क्लास 6th एंड क्लास 7th ऑल्सो। हम एक किस्म का क्विक रिवीजन करेंगे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स का। इसके अलावा मैं एक सेपरेट वीडियो भी बना दूंगा जिसमें हम डिटेल में बात करेंगे लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स के बारे में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गेट इनटू द चैप्टर। ये है हमारे चैप्टर का पहला इंडेक्स कि हमारे को इसके अंदर पढ़ना क्या क्या है। Of course, this is not there in your textbook. The first point, a brief about latitude and longitude, but we will be covering it for the sake of your better understanding. Next is Indian latitudinal and longitudinal extent. हिंदुस्तान का, भारत का, इंडिया का लैटिट्यूड या लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट कितना है, भारत का साइज एब्सोल्यूट कितना है, एंड विद रिस्पेक्ट टू वर्ल्ड उसका क्या परसेंटेज है। इसके अलावा इंडिया एट अ ग्लांस, जिसमें कि हम कवर करेंगे कि इंडिया में कितने स्टेट्स हैं, कितने यूटीज हैं, इसके अलावा फिजियोग्राफिक डिविजन्स क्या हैं। इसमें हम ये भी कवर करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके टेक्स्ट बुक में नहीं दे रखे हैं, बट फिर भी कि विच इज़ द मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट, विच इज़ द लार्जेस्ट स्टेट, विच इज़ द लीस्ट पॉपुलेटेड स्टेट, विच इज़ द स्मॉलेस्ट स्टेट, लाइक ऑल दोज क्वेश्चंस। What is IST? What is the concept of Indian Standard Time and why have we opted for it? इसके अलावा इंडिया एंड द वर्ल्ड के बारे में बात करेंगे। इसके अलावा भारत के जो नेबर्स हैं उनके बारे में भी हम बात करेंगे, जिसमें हम लैंड नेबर्स और सी नेबर्स दोनों को देखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे किसके बारे में, अ ब्रीफ अबाउट लॉन्गिट्यूड्स। लॉन्गिट्यूड्स क्या है इसको हमें समझना है और इसकी क्या उपयोगिता है इसको भी हमें समझना है। तो लॉन्गिट्यूड्स, सबसे पहला पॉइंट है कि लॉन्गिट्यूड्स एक इमेजिनरी लाइंस हैं जो कि नॉर्थ टिप ऑफ द अर्थ से सदर्न टिप ऑफ द अर्थ तक एक्सटेंड करती हैं। इनको हम लॉन्गिट्यूड्स कहते हैं। इनको हम एक और नाम से जानते हैं जिन्हें कहते हैं मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। तो इंपॉर्टेंट चीज इसमें समझने की ये है कि ये क्या है, ये इमेजिनरी लाइंस हैं। असली में धरती पे ऐसी कोई भी एक्चुअल लाइंस को आप ना देख सकते हो ना महसूस कर सकते हो, क्योंकि कोई है ही नहीं। ये सिर्फ इमेजिनरी लाइंस हैं। अब जाहिर सी बात है कि अगर हमने कुछ इमेजिन किया है तो उसका कोई ना कोई पर्पस तो होगा। बिना पर्पस के इमेजिनेशन कैसी, राइट। सो ये है वो इमेजिनरी लाइंस, इनको बोलते हैं लॉन्गिट्यूड्स। ये देख रहे हैं आप, रेड लाइन एंड उसके साथ साथ ये सारी ब्लू लाइंस, 10 डिग्री 20 डिग्री 30 डिग्री, यहां भी 10 डिग्री 20 डिग्री 30 डिग्री। तो कुल मिला के ये नॉर्थ टिप ऑफ द जो अर्थ है, जिसको हम नॉर्थ पोल के नाम से जानते हैं, ये एक्सटेंड होती है यहां से लेके साउथ टिप ऑफ द अर्थ में, यानी साउथ पोल तक। अब जैसे मैंने कहा कि ये सब हमारी इमेजिनेशन है, तो इमेजिनेशन का काम क्या है? इमेजिनेशन का काम ये है, हम यहां पर जो अचीव करना चाहते हैं वो ये है कि हमें टाइम पता करना है। अब इंडिया में इतने बज रहे हैं, यूएसए में कुछ और टाइम हो रहा है,
यूके में कुछ और टाइम हो रहा है, अफ्रीकन कोई कंट्री में अलग सा टाइम हो रहा है। कुल मिला के ये अलग अलग टाइम हमारी वॉचेस में क्यों दिखाते हैं? दिस इज समथिंग दैट वी सेट ऑन आवर वॉचेस, राइट, कि अभी यहां 3 बज रहे हैं। तो ये कैसे पता चलता है? ये हमें पता चलता है लॉन्गिट्यूड्स की मदद से, ऑफ कोर्स। सो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज जो आपको समझने की है कि कितने लॉन्गिट्यूड्स हैं। आप मुझे एक बात बताओ, एक सर्कल में कितने लॉन्गिट्यूड्स होते हैं, या एक सर्कल में कितने डिग्रीज होते हैं? आपको ये तो पता है कि एक सर्कल में 360 डिग्रीज होते हैं, राइट? अर्थ क्या है? अर्थ भी एक स्फेयर है। सो ऑटोमेटिकली आंसर क्या हो जाता है? आंसर हो जाता है 360 डिग्री। अगर सर्कल का टोटल जो मेजरमेंट डिग्रीज में देखोगे तो 360 डिग्री आएगा। बिल्कुल अर्थ में भी कितने डिग्री आएगा? 360 डिग्री आएगा। तो यानी आप क्या बोल सकते हो कि कितने सारे लॉन्गिट्यूड्स होंगे इस पॉइंट से इस पॉइंट तक? 360 लॉन्गिट्यूड्स होंगे। ये एक पोटेंशियल क्वेश्चन है, इसको प्लीज याद करने की कोशिश मत करना, प्लीज अप्लाई लॉजिक बिहाइंड इट। देयर आर 360 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स इन अर्थ, ठीक है? ये 360 डिग्री इमेजिनरी लाइंस है जो हमने कॉन्सेप्ट बनाया है लॉन्गिट्यूड्स का। अब सवाल ये उठता है कि ये जो लॉन्गिट्यूड्स का कॉन्सेप्ट है इसको क्यों बनाया गया? टाइम के लिए बनाया गया, ये हमने समझ लिया, बट कैसे? देखो, रेफरेंस पॉइंट के लिए ये रेड लाइन को हमेशा याद रखना। जब कहीं से कुछ शुरुआत करते हैं तो रेफरेंस पॉइंट तो होना चाहिए ना। अगर ये 60 डिग्री है, ये 50 डिग्री है, तो विद रिस्पेक्ट टू व्हाट इट इज 60 डिग्री, और विद रिस्पेक्ट टू व्हाट इट इज 20 डिग्री। सो विद रिस्पेक्ट टू दिस रेड लाइन विच वी कॉल्ड एज GMT, ग्रीनविच मेरिडियन टाइम। सो ये है ग्रीनविच मेरिडियन टाइम जिसके रिस्पेक्ट में हम लॉन्गिट्यूड्स को मेजर करते हैं, उसके ईस्ट में या फिर उसके वेस्ट में। अब ये जो मेरिडियन है, यानी ये जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, इसको बोलते हैं ग्रीनविच मेरिडियन टाइम, और इसी के रेफरेंस में हम इनको मेजर करते हैं। सवाल ये उठता है कि ये जो ग्रीनविच मेरिडियन टाइम है ये कौन कौन सी मेजर कंट्रीज से पास होता है? देखिए, ये कुछ यूरोप की कंट्रीज से पास होता है और कुछ अफ्रीका की कंट्रीज से भी ये पास होता है। इसको याद करने का एक ट्रिक है जिसको कि आप एक सेंटेंस से याद कर सकते हैं, BSF गेम इन टोगो। क्या? मैं इसको यहां लिख देता हूं, BSF गेम इन टोगो। अब B से बुर्किना फासो, S से स्पेन, F से फ्रांस, G से घाना, अल्जेरिया, ऐसे करके बहुत सारी कंट्रीज है विच यू ऑफ कोर्स यू डोंट हैव टू रिमेंबर, बट आपको जो अभी फिलहाल याद रखना है कि ये कुछ अफ्रीकन और कुछ यूरोपियन कंट्री से पास होता है। ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। हर एक डिग्री लॉन्गिट्यूड में 4 मिनट का डिफरेंस आ जाता है। प्लीज इसको याद रखना। कैसे? each 1 degree longitude will create a difference of 4 minutes। मतलब क्या हो जाएगा? 15 डिग्री का कितना हो जाएगा? 60 मिनट्स, और 30 डिग्री का कितना हो जाएगा? 30 डिग्री डिफरेंस कितना हो जाएगा? 120 मिनट्स। मतलब अगर कोई 2 लोगों के बीच में 30 डिग्री का डिफरेंस है, 30 डिग्री लॉन्गिट्यूड अपार्ट कोई इंसान खड़ा है या बैठा है, जो भी कर रहा है, तो उसके और जो दूसरा है उसके बीच में 30 डिग्री का अंतर है, यानी उनके बीच में कितने नेचुरल टाइम का कितना डिफरेंस होगा? 120 मिनट्स का डिफरेंस होगा, यानी ऑलमोस्ट 2 घंटे का डिफरेंस होगा, 2 आवर्स का डिफरेंस हो जाएगा इफ पीपल आर 60 डिग्री अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। दिस इज द वर्क। इंपॉर्टेंट थिंग इज कि ये जो ग्रीनविच मेरिडियन टाइम है ये अर्थ को 2 हेमिस्फेयर्स में डिवाइड करता है। इसमें ईस्टर्न हेमिस्फेयर आ जाता है और इसके वेस्ट में वेस्टर्न हेमिस्फेयर आ जाता है। समझ में आ गई बात? तो 0 डिग्री का काम क्या है? वो बेसिकली एक रेफरेंस पॉइंट है जिसके कि ईस्ट में ईस्टर्न हेमिस्फेयर और वेस्ट में वेस्टर्न हेमिस्फेयर आ जाता है, और ये ग्रीनविच मेरिडियन टाइम अफ्रीकन और यूरोपियन कॉन्टिनेंट्स के कंट्रीज से होकर गुजरता है। इसके अलावा each 1 degree of longitude creates a difference of 4 minutes. Therefore 15 degree will create a difference of an hour and 30 degree will create a difference of 2 hours. This is how it happens.
Now imagine अर्थ रोटेट्स हाउ, अर्थ रोटेट्स वेस्ट टू ईस्ट। याद रखिएगा वेस्ट टू ईस्ट, यानी अगर आप ऊपर से देखोगे तो आपको लगेगा कि ये धरती क्या है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है। सो एनीबडी हु इज इन द वेस्ट विल डेफिनेटली सी फर्स्ट द उनका जो सूरज देखने का वो होगा कैपेसिटी वो पहले होगा, और जो ईस्ट में होंगे वो कम होंगे। इसीलिए जो भी कंट्रीज इस ग्रीनविच मेरिडियन टाइम के ईस्ट वाले पार्ट में पड़ती हैं वो जल्दी सूरज देख लेती हैं इन कंपैरिजन टू कंट्रीज जो कि इस तरफ रहती है। मेरे ख्याल से मैं एकदम क्लियर हूं। अब कुछ इंपॉर्टेंट और कुछ बहुत ही याद करने वाली चीजें और कॉन्सेप्चुअल चीजें, जिसमें कि यह है कि जितने भी लॉन्गिट्यूड्स हैं वो सब क्या होंगे, इक्वल लेंथ के होंगे। डेफिनेटली जो यहां से यहां जा रहा है, चाहे इससे जाए, इससे जाए, इससे जाए, इससे जाए, सबकी लेंथ क्या होगी, इक्वल होगी। इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस क्या होगा, सेम रहेगा या फिर अलग होगा, अलग होगा, अलग होगा। और सबसे ज्यादा कहां पर होगा, इक्वेटर पे होगा। मतलब इक्वेटर पे जो दो लॉन्गिट्यूड्स हैं उनके बीच का जो डिफरेंस होगा वो सबसे ज्यादा क्या होगा, सबसे ज्यादा वास्ट होगा। इनको हम सेमी सर्कल्स भी कहते हैं क्योंकि ये सेमी सर्कल्स हैं। समझ में आ गई बात, ये सब सेमी सर्कल्स हैं। ऑल दिस इज इंपॉर्टेंट और ये सब मैंने यहां पर लिखा हुआ है, जस्ट गो थ्रू वंस। इसके अलावा मैंने आपको एक चीज बताना भूल गया कि इनको हम टाइम कोऑर्डिनेट्स भी कहते हैं, फॉर ऑब्वियस रीजन कि दे हेल्प अस टू सेट द टाइम। अगर ये हमारे को टाइम सेट करने में हेल्प कर रहे हैं इसलिए हम इनको क्या बोलेंगे, हम इनको टाइम कोऑर्डिनेट्स कहेंगे। अब इसी तरीके से हम लैटिट्यूड्स को भी कवर कर लेते हैं। बिल्कुल जिस तरीके से लॉन्गिट्यूड्स थे वैसे ही लैटिट्यूड भी क्या है, इमेजिनरी लाइंस हैं। बट वो क्या कर रहे थे, वो नॉर्थ टू साउथ रन कर रहे थे, ये ईस्ट टू वेस्ट रन करेंगे। ठीक है, इसके अलावा जैसे उनको हम मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड कहते थे, इनको हम पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड कहेंगे। जाहिर सी बात है, इसी से नेक्स्ट पॉइंट निकालते हैं, पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। क्या लॉन्गिट्यूड्स पैरेलल थे? नहीं, वो पैरेलल नहीं थे, बट वो इक्वल थे। बट ये इक्वल नहीं है, बट ये पैरेलल है। आप देखो ये सब पैरेलल है क्योंकि इन सब के बीच में जो डिस्टेंस है वो क्या है, सेम है, इक्वल है, इसीलिए ये क्या है, ये पैरेलल है। अब सवाल उठता है ये इक्वल क्यों नहीं है? इक्वल इसलिए नहीं है कि आप इस सर्कल को देखो और आप इस सर्कल को देखो और फिर लास्ट में सबसे बड़ा सर्कल जो कि इक्वेटर है उसको देखो, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये इक्वल नहीं है। चौथा पॉइंट कि जितने लॉन्गिट्यूड्स कितने थे, 360 डिग्री थे। हम लैटिट्यूड्स को भी देख लेते हैं कि लैटिट्यूड्स कितने हैं। देखो सबसे बड़ा लैटिट्यूड कौन सा है, इक्वेटर। इक्वेटर इज ऑल्सो अ लैटिट्यूड विच इज द बिगेस्ट सर्कल। ठीक है, सो 0 डिग्री रेफरेंस पॉइंट, जैसे वहां जीएमटी था वैसे यहां रेफरेंस पॉइंट क्या है, इक्वेटर है। जैसे रेफरेंस पॉइंट वहां पे अर्थ को ईस्टर्न हेमिस्फेयर और वेस्टर्न हेमिस्फेयर में डिवाइड कर रहा था, बिल्कुल यहां पर भी इक्वेटर कैसे डिवाइड कर देगा अर्थ को, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और सदर्न हेमिस्फेयर में, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में और सदर्न हेमिस्फेयर में। इसके अलावा मैंने आपको यह बोला कि इसमें देखो 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री ऐसे करते हुए कितना हो गया, 90 डिग्री। यानी कितनी लाइंस हो गई, 90 लाइंस हो गई। बिल्कुल इसी तर्ज पे इधर नीचे जाओ तो कितनी हो जाएंगी, 90 लाइंस हो जाएंगी। तो 90 प्लस 90 कितनी लाइंस हो जाएंगी, 180 लाइंस हो जाएंगी। कितने, हम क्या बोल सकते हैं, कितने लैटिट्यूड्स हैं, 180? नहीं, 180 नहीं है, ये 181 है। डू नॉट फॉरगेट इक्वेटर, this reference point is also taken into consideration na, so there are 181 latitudes that we know. This is what is there in your slide. इंपॉर्टेंट ये है कि जिस तरीके से हमने इमेजिन किया था लॉन्गिट्यूड्स को फॉर अ पर्पस दैट इज टाइम कैलकुलेशन के लिए, इसीलिए उनको हम टाइम कोऑर्डिनेट्स कह रहे थे। लैटिट्यूड्स का भी वही काम है, ये बेसिकली हमें हेल्प करते हैं ये दिखाने के लिए कि किस पर्टिकुलर लैटिट्यूड्स पे जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे या फिर हम जैसे जैसे नीचे जाएंगे इक्वेटर के रेफरेंस में, वैसे वैसे टेम्परेचर हार्श होना शुरू हो जाएगा, यानी ठंडी बढ़ेगी। जैसे ये इक्वेटर है, जैसे जैसे आप नॉर्थ में जाओगे, जैसे जैसे आप साउथ में जाओगे, वैसे वैसे ठंडी बढ़ती जाएगी। जैसे कि यहां पर थोड़ा ज्यादा गर्मी होगी, उससे कम, उससे कम, उससे कम, उससे कम, ऐसे करते हुए पोलर रीजन में पहुंचोगे तो बहुत ज्यादा ठंडा महसूस आपको होने लगेगा। बिल्कुल उसी तर्ज पे नीचे का भी है। अब सवाल ये है कि चलो ये तो हो गया कि ऐसा क्यों होता है कि ऊपर जाने से और नीचे जाने से ठंडी बढ़ती है। अभी हम इसको डिटेल में कवर नहीं करेंगे, अभी के लिए आप इतना समझ लो कि सूरज की रोशनी ये जो 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ के बीच में जो है वो
बहुत ज़्यादा वर्टिकल पड़ती है, जिसके वजह से क्या होती है, यहाँ पे पूरे साल गर्मी का एक ना एक अच्छा खासा मौसम आता है, यहाँ पे अच्छी खासी गर्मी होती है। क्योंकि कभी ना कभी एक टाइम ऐसा आएगा जब दिन में एक टाइम ऐसा आएगा आपकी क्लॉक में कि सूर्य आपके सीधा वर्टिकल ओवरहेड रहेगा। ये क्यों होता है, कैसे होता है, कैसे सूरज की पोजीशन के रिस्पेक्ट में अर्थ जो है वो अपनी पोजीशन चेंज करता रहता है, वो कैसे होता है, वो हम एक अलग से वीडियो देखें बनाएंगे और उस पर हम समझेंगे। फिलहाल के लिए आप इतना समझिए कि इस 23.5 डिग्री नॉर्थ से इस 23.5 डिग्री साउथ के बीच में टॉरिड जोन होती है, जिसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर खूब ज्यादा ट्रॉपिकल जोन होती है, टॉरिड जोन होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है। इसके ऊपर जो है टेम्परेट रीजन होता है और उसके ऊपर फ्रिजिड रीजन होता है। 66.5 डिग्री तक क्या होगा, टेम्परेट रीजन होता है, और फिर 66.5 नॉर्थ से लेकर 90 डिग्री नॉर्थ से तक, और 66.5 साउथ से लेकर 90 डिग्री साउथ तक फ्रिजिड जोन होता है, जबकि यहाँ पे सनरेज जो है बहुत ही स्लांटिंग वे में पड़ती है, इंटेंसिटी उतनी हार्ड नहीं होती, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा ठंड वहां पर पड़ती है। अब ये तो हमने समझ लिया कि इनको टेम्परेचर कोऑर्डिनेट कहते हैं, उनको टाइम कोऑर्डिनेट करते हैं। अब कुछ ऐसा है जो अभी तक स्लाइड में नहीं है, मैं आपको बताता हूं। अब यहां पर आपने देखा था ना, ऐसे करके लॉन्गिट्यूड्स थे, ऐसे करके ना एक ग्रिड पैटर्न बनता है, ऐसे करके ग्रिड पैटर्न बनता है, ऐसे ये जब हम एड्रेस बताते हैं टेक्नोलॉजी की मदद से, तो वो ऐसे नहीं बोलता है कि हनुमान मंदिर के पीछे आ जाना, वहां पर टैक्सी वाला आ जाएगा, या तुम फौज को लेके आ जाओ, हम यहाँ पर हम वो ऑपरेशन करेंगे, ऐसा नहीं होता। वहां पे कोऑर्डिनेट्स भेजे जाते हैं, और यही वो कोऑर्डिनेट्स हैं। कोऑर्डिनेट्स कैसे होते हैं, ऐसे होते हैं। इसके पीछे वाली स्लाइड पे चलो। मैंने आपको बताया ये जो 10 डिग्री है ये ईस्ट है, ये 10 डिग्री वेस्ट है, ये 20 डिग्री ईस्ट है, ये 20 डिग्री वेस्ट है। ऐसे करके ये क्या है, ये लॉन्गिट्यूड के कोऑर्डिनेट्स हो गए। बिल्कुल उसी तर्ज पे ये 20 डिग्री नॉर्थ, 20 डिग्री साउथ, 10 डिग्री साउथ, 10 डिग्री नॉर्थ, क्योंकि नदर्न हेमिस्फीयर में इस तरीके से कोऑर्डिनेट्स भेजे जाते हैं। जीपीएस जो है कोऑर्डिनेट भेजता है 20 डिग्री नॉर्थ, 10 डिग्री ईस्ट, तो आप एग्जैक्टली उसी जगह पर जाके खड़े हो जाओगे। इस तरीके से एक्यूरेसी आती है। ये ग्रिड पैटर्न से बनता है लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के हेल्प से। इतना काफी है अभी ब्रीफ में जानने के लिए आपके लिए लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स के बारे में। जब डिटेल में बात करेंगे तब हम समझेंगे कॉन्सेप्ट्स लाइक इंटरनेशनल डेट लाइन क्या होती है, कैसे वो कौन सी आइलैंड से गुजरती है, कैसे वो थोड़ा सा अलग हो जाती है, वो सब हम नेक्स्ट अलग से वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये है आपका चैप्टर 1 इंडिया साइज एंड लोकेशन, जिसमें कि ब्रीफ में चीजें दे रखी हैं। हम इसमें कवर करेंगे हमारा पहला चीज जो बोलता है कि भारत का लॉन्गिट्यूडनल और लैटिट्यूडनल एक्सटेंट क्या है। याद है हमने लॉन्गिट्यूड पढ़ लिया, लैटिट्यूड पढ़ लिया, अब उसका एक्सटेंट हमें पढ़ना है। सिंपल सी बात है। इंडिया का लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट की बात कर लेते हैं। 68 डिग्री 7 मिनट्स, क्या ये सही है? ये पूरी तरह सही नहीं है। इनफैक्ट आपके बहुत सारे टीचर्स इसको गलत कर सकते हैं, क्योंकि ये 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट है। ये कंफ्यूजिंग हो सकता है किसी के लिए भी, राइट? तो आपको डिटेल में एकदम लिखना और समझना पड़ेगा। 68 डिग्री 7 मिनट्स, ये लॉन्गिट्यूड की बात हो रही है। ये ईस्ट एकदम जो वेस्ट मोस्ट है ये उसका है लॉन्गिट्यूड है, ये वाला जो लॉन्गिट्यूड है 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट। आप बोलोगे सर ये तो वेस्ट है, तो आप यहां पे ईस्ट क्यों लिख रहे हो? भाई हमारा जो कंट्री है वो ईस्टर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है। मैंने आपको पहले ही बता दिया, ग्रीनविच मेरिडियन टाइम डिवाइड्स द अर्थ इनटू ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर। सो आवर कंट्री फॉल्स इन ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड दैट इज व्हाई वी राइट 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट। ये है हमारा लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट। अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आप देखोगे कि इसमें ऑलमोस्ट 30 डिग्री का डिफरेंस है। 30 डिग्री, और मैंने आपको क्या बताया था, 30 डिग्री में कितना मिनट्स का डिफरेंस आ जाएगा? ऑलमोस्ट 2 आवर्स का डिफरेंस आ जाएगा अगर हम नेचुरली अपने टाइम को सेट करें तो। यानी गुजरात में बैठा हुआ एक इंसान और अरुणाचल प्रदेश का में बैठा हुआ एक इंसान जो एक्सट्रीम पॉइंट्स पे हैं, अगर वो नेचुरली अपने टाइम को सेट करें तो उनके बीच में 2 घंटे का डिफरेंस आ जाएगा। पर क्या ऐसा होता है? ऐसा नहीं होता।
क्यों नहीं होता? क्योंकि हमारे पास कुछ एक कॉन्सेप्ट है जिसे हम IST कहते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहते हैं। वो क्या होता है, उसका क्या उपयोगिता है, हम नेक्स्ट स्लाइड्स में कवर करेंगे। फिलहाल के लिए आप इतना जान लो, 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट तक हमारा लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है। बिल्कुल लैटिट्यूड की भी बात करेंगे, ये 8 डिग्री 4 मिनट्स है और ये 37 डिग्री 6 मिनट्स। अगेन इट इज कंफ्यूजिंग, इट इज नॉट एक्यूरेट, सो यू हैव टू राइट 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, क्योंकि वी आर नॉट बिलो इक्वेटर, नीदर इक्वेटर पासिस थ्रू अस। इक्वेटर हमारे बहुत नीचे से पास होता है और इक्वेटर जो है हम उसके ऊपर हैं, इसलिए हम नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में हैं। हम टोटली नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में हैं और हम ईस्टर्न हेमिस्फेयर में हैं। तो 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ से लेके 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ तक हमारा जो एक्सटेंट है वो है। ये तो हमने बात करी मेनलैंड की। इसके अलावा अगर हम आइलैंड्स की बात कर देते हैं तो आइलैंड भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, हम उसको अवॉइड इग्नोर नहीं कर सकते। जब आप इंडिया का मैप ड्रॉ करें तो आप लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार अगर ड्रॉ करना भूल जाएं तो आप अपने ही देश का कुछ हिस्सा दान में दे रहे हैं, जो कि नहीं दे सकते। तो ये अंडमान निकोबार का लास्ट पॉइंट है जिसे हम कहते हैं इंदिरा पॉइंट। उसका अगर हम देखें कि उसका लैटिट्यूडनल एक्सटेंट क्या है तो वो है 6 डिग्री 7 मिनट्स नॉर्थ। तो हमें अगर कोई पूछे मेनलैंड का तो 8 डिग्री 4 मिनट्स, और अगर टोटल इंडिया की बात करें तो इससे फर्दर साउथ में जाना पड़ेगा और 6 डिग्री 7 मिनट्स रहेगा। और नॉर्थ पॉइंट तो ऑफकोर्स हमें पता है 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ हमारा पॉइंट है। सवाल ये है, कुछ इंपॉर्टेंट और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन की बात कर लेते हैं जो आपकी बुक में नहीं दी हुई है। इनफैक्ट कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ भी चुके हैं। इनफैक्ट केवीसी में भी एक बार पूछा था, मुझे याद है 2-3 साल पहले, कि जो ईस्टर्न मोस्ट स्टेट है हमारा वो कौन सा है। तो लोग अक्सर जो है नागालैंड लगा देते हैं। नहीं, नागालैंड हमारा ईस्टर्न मोस्ट स्टेट नहीं है, हमारा ईस्टर्न मोस्ट स्टेट है अरुणाचल प्रदेश। इनफैक्ट अरुणाचल प्रदेश में भी एक विजयनगर नाम का जगह है, उसके ईस्ट में एक पास है जिस पास का नाम है चौखन पास। ये है हमारा ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट जो कि 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट पे है। इसी तरीके से 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट ये गुजरात में पड़ता है। ये हमारा वेस्टर्न मोस्ट स्टेट है, गुहार मोटी गांव है और कच्छ के डिस्ट्रिक्ट में ये फॉल करता है। लैटिट्यूडनल एक्सटेंट की बात करें तो सदर्न मोस्ट पॉइंट जो है वो यहां पर है इंदिरा पॉइंट, जो कि निकोबार आइलैंड का पार्ट है एक, जो 2003 के जो सुनामी आया था उसमें वो सबमर्ज हो गया था, अब वापस से वो है हमारे पास। इसके अलावा इंदिरा कोल, ये नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है, सियाचिन ग्लेशियर के ऊपर काराकोरम पॉइंट पे है, वहां पर ये हमारा नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है इंदिरा कोल। इस तरीके से हमने कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी कवर कर ली। नेक्स्ट, अब बात आती है भारत के साइज की कि एब्सोल्यूट में क्या है और इसके वर्ल्ड के रिस्पेक्ट में क्या है। ऑफ कोर्स आपको थोड़ा पहले याद करने में मुश्किल होगी, बट धीरे धीरे करके हो जाएगा। ये 3.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, ये हमारा जो है क्या है, ये हमारा एरिया है टोटल। इसमें आइलैंड भी शामिल है। 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर ये हमारा एरिया है और इसको हमारे को याद रखना चाहिए, राइट, क्योंकि इंडिया हमारा घर है, हमारा देश है। इसके अलावा विद रिस्पेक्ट टू अगर हम वर्ल्ड की बात करें कि ये जो इंडिया है ये पूरी दुनिया का कितना परसेंट लैंड लिए हुए है, तो एक सिंपल सा याद एक कर लीजिए फॉर्मूला, ये 2.4%, ये 2.4% है जो कि इंडिया का एरिया है। कैसे याद करोगे, सिंपल सी बात है, 2 2 क्या होता है, 4 होता है, तो 2.4% ऑफ टोटल वर्ल्ड, सिंपल सी बात है, ठीक है। ओके, सो इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद हमारे को बात करनी है कि इंडिया का ये जो हमारी जो देश है वो क्या दुनिया का सबसे लार्जेस्ट स्टेट है या सबसे लार्जेस्ट कंट्री है। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारे से भी ज्यादा बड़े देश हैं। कौन कौन से हैं वो, रशिया है, कनाडा है, यूएस है, इसके अलावा यूएस के बाद चाइना है, फिर ब्राजील है, फिर ऑस्ट्रेलिया है और फिर इंडिया। बिल्कुल इसी ऑर्डर में है, आप चाहें तो इसमें देख सकते हैं। और यहां पर दिखा हुआ है ये चीज, यहां पर एक छोटी सी मिस्टेक है, उसको आप करेक्ट करिएगा। रशिया बिल्कुल ठीक है, कनाडा भी ठीक है। आप देखो ना, यहां पे खुद ही देखो, सबसे बड़ा कौन सा देश लग रहा है आपको, रशिया दिख रहा है कि नहीं। दूसरे नंबर पे कौन सा है, कनाडा है कि नहीं। तीसरे नंबर पे यूएस है कि नहीं, ठीक है। चौथे नंबर पे चाइना, पांचवें नंबर पे ब्राजील, छठे नंबर पे ऑस्ट्रेलिया और सातवें नंबर पे हमारा प्यारा भारत सबसे बड़ा देश है। अब इसको याद करने के निमोनिक्स भी अलग अलग हैं। इनफैक्ट मैंने जो याद करने का टाइम अपना जो जब मैं अपियर कर रहा था एग्जाम्स के लिए, तो मैंने ऐसा बनाया था, रुख, आर यू इससे, सी इससे, उस,
चाइनीज, उस चाइनीज बाई, BAI, बस इतना याद कर लो। RU से रशिया, कनाडा, USA, चाइना, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया। इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो डिसेंडिंग ऑर्डर में, ये आपको आसानी से याद हो जाएगा। नेक्स्ट इज एरिया वाइज कॉन्टिनेंट को भी देख लेते हैं कि कौन सा कॉन्टिनेंट सबसे बड़ा है, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा। तो सिंपल सी बात है, सबसे बड़ा कौन सा है? एशिया है। ये हमारे को देखने में समझ में आ रहा है कितना बड़ा है एशिया। उसके बाद दूसरे नंबर पे है अफ्रीका, तीसरे नंबर पे नॉर्थ अमेरिका, चौथे नंबर पे साउथ अमेरिका, पांचवें नंबर पे एंटार्क्टिका, छठे नंबर पे यूरोप और सातवें नंबर पे ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया इज द ओनली आइलैंड कॉन्टिनेंट, इट इज द ओनली कंट्री कॉन्टिनेंट। ठीक है, सो इस बात को याद रखिएगा आपने। यह है ऑस्ट्रेलिया के बारे में। इसके अलावा एरिया वाइज ओशंस को भी पढ़ लेते हैं फटाफट। आपको बस एक निमोनिक याद करना है, पैसा, और उससे अपने आप आसानी से आपको याद हो जाएगा। पैसा से क्या? पी से पैसिफिक ओशन सबसे बड़ा, फिर अटलांटिक ओशन, फिर इंडियन ओशन, फिर सदर्न ओशन और फिर आर्कटिक ओशन। यानी सबसे बड़ा पैसिफिक ओशन इधर, दूसरा नंबर पे अटलांटिक ओशन, तीसरे नंबर पे इंडियन ओशन, चौथे नंबर पे सदर्न ओशन और पांचवें नंबर पे यहां पर आर्कटिक ओशन। खत्म हमारा ये। नेक्स्ट, इसके बाद हम इंडिया को एक ग्लांस में देख लेते हैं पॉलिटिकली और ज्योग्राफिकली। पॉलिटिकली बात करें तो हमारे पास 28 स्टेट्स हैं, 8 यूटीज हैं। 28 स्टेट कौन कौन से हैं इसको आप एक बार देख लेना खुद से। मगर 8 यूटीज जो हैं वो कौन कौन सी हैं? लद्दाख है, जम्मू कश्मीर है, चंडीगढ़ है, दिल्ली है, अंडमान निकोबार है, लक्षद्वीप आइलैंड्स हैं, पुडुचेरी है, और 8वां जो है वो दादरा एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव, जो पहले 2 सेपरेट होती थी अब वो एक हो गई हैं। तो यानी 8 यूटीज हमारे पास हो गई हैं। तो 28 स्टेट कौन से हैं वो आप देख लेना। 8 यूटीज मैंने आपको बता दी। स्टेट्स और यूटीज में क्या डिफरेंस है जब हम पॉलिटिकल साइंस करेंगे तब उसमें हम अच्छे तरीके से कवर करेंगे। इसके अलावा देखो, ये तो पॉलिटिकली एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब पॉलिटिकल कन्वीनियंस के वजह से, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए ये स्टेट्स का क्रिएशन हुआ है। बट जो हमारे पास नेचुरली है उससे भी इंडिया को देखना जरूरी है। एक नजरिया उस तरफ से भी देखते हैं। इंडिया के पास 6 फिजियोग्राफिक डिविजन्स हैं। कौन कौन से? नॉर्थ में अगर आप देखोगे तो यहां से यहां तक फैले हुए हैं हमारे हिमालयस, जिसमें हिमाद्री, हिमाचल, शिवालिक, नॉर्थ ईस्टर्न हिमालयस, ये सब है। इन्हीं हिमालय से निकलने वाली नदियों ने अपने सेडिमेंट्स के जरिए कुछ प्लेन बनाए हैं जिसे हम कहते हैं द नॉर्दर्न प्लेन्स। तीसरा है हमारे पास द ग्रेट इंडियन डेजर्ट। चौथा हमारे पास है द पेनिनसुलर प्लेटो, जो कि पूरा प्लेटो यहां से लेके यहां तक फैला हुआ है, इसको बोलते हैं पेनिनसुलर प्लेटो। इसके अलावा एक छोटा सा नैरो स्ट्रेच है कोस्टल प्लेन्स का, यानी कोस्ट में रहने वाले प्लेन्स, यहां पर इनको बोलते हैं द कोस्टल प्लेन्स। ठीक है, और लास्ट वाला आ जाता है हमारा आइलैंड का ग्रुप, जो 2 आइलैंड ग्रुप है हमारे। सो बस कंप्लीट हो गया। द ग्रेट हिमालयस, द नॉर्दर्न प्लेन्स, द इंडियन डेजर्ट, द पेनिनसुलर प्लेटो, द कोस्टल प्लेन्स, और लास्ट वाला कौन सा है? ये बोलते हैं इसको द हमारे आइलैंड ग्रुप्स। आइलैंड ग्रुप के बारे में बस ब्रीफ में इतना जान लो कि इंडिया के साउथ ईस्ट में अंडमान और निकोबार है, और इसके साउथ वेस्ट में आपका लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं। इंडिया की जो टोटल कोस्टलाइन है, मतलब कोस्टलाइन मतलब समंदर से कितनी लाइन है, तो 7516.6 किलोमीटर ये हमारी टोटल कोस्टलाइन है। यानी गुजरात से लेके यहां तक, कोलकाता तक, और इन आइलैंड्स को भी अगर हम कंसिडरेशन में ले लें तो हमारे पास जो टोटल कोस्टलाइन है वो 7516.6 किलोमीटर है। इसके अलावा कुछ बेसिक क्वेश्चंस जो आपको पता होने चाहिए। इंडिया का सबसे लार्जेस्ट स्टेट एरिया वाइज कौन सा है? अक्सर लोग उत्तर प्रदेश बोल देते हैं, इसका आंसर गलत है। ये आंसर का सही राजस्थान है। इंडिया का सबसे लार्जेस्ट स्टेट एरिया वाइज राजस्थान है। इंडिया का स्मॉलेस्ट स्टेट एरिया वाइज गोवा है। इंडिया का लार्जेस्ट पॉपुलेटेड स्टेट उत्तर प्रदेश है। ये 2011 के सेंसस के हिसाब से है, फिर से 21 में सेंसस होगा, फिर क्या होता है मुझे नहीं पता, बट 11 के सेंसस के हिसाब से ये था। और जो लीस्ट पॉपुलेटेड स्टेट है वो सिक्किम है। इसके अलावा जो आपको पता होना चाहिए कि कौन से स्टेट की सबसे ज्यादा कोस्टल बाउंड्री है, यानी सबसे ज्यादा समंदर किसका लेंथ है, तो आप ये बोलोगे कि इसका आंसर क्या है? क्या आंध्र प्रदेश है? क्या तमिलनाडु है? नहीं, दोनों गलत। गुजरात इज द राइट आंसर। यस, आई एम एब्सोल्युटली श्योर कि गुजरात जो है वो क्या है? सबसे बड़ा कोस्ट लाइन है। ये थोड़ा सा कर्व्ड है इसलिए ऐसा दिखता है, अगर आपने उसको एक लाइन में बिछा दिया तब आपको समझ में आएगा ये कितनी बड़ी कोस्ट लाइन है। और सबसे कम कोस्ट लाइन किसकी है? तो वेस्ट बंगाल की है, छोटी सी कोस्ट लाइन इसकी है, इनफैक्ट लेस देन गोवा। ओके, नेक्स्ट इज
कि अब हमारे को पढ़ना है भारत के इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। ठीक है, सो इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड को पढ़ लेते हैं। मैंने आपको बताया था कि टोटल 181 लैटिट्यूड्स हैं, मगर इंपॉर्टेंट चीज आपको जो समझने वाली बात है वो ये है कि कुछ इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स हैं। जैसे 23.5 डिग्री नॉर्थ पे एक लैटिट्यूड है, 66.5 डिग्री नॉर्थ में एक लैटिट्यूड है, 90 डिग्री नॉर्थ पे एक लैटिट्यूड है। जो 23.5 डिग्री नॉर्थ पे है उसे हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। जो 66.5 डिग्री नॉर्थ पे उसे बोलते हैं आर्कटिक सर्कल, और जो 90 डिग्री नॉर्थ पे उसे तो नॉर्थ पोल कहते हैं, हम सबको पता है। वैसे ही सदर्न हेमिस्फीयर में 23.5 डिग्री साउथ को हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, 66.5 डिग्री साउथ में है एंटार्क्टिक सर्कल, और 90 डिग्री साउथ पे है कौन सा वाला, साउथ पोल। ये हमें आसानी से हमें क्लियर होना चाहिए। इंपॉर्टेंट ये है कि इंडिया में कौन सा, क्या ये जो इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स बताए, क्या कोई पास होता है, इक्वेटर पास होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास होता है, क्या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है? जी हाँ, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ही इंडिया से पास होता है। इनफैक्ट इंडिया को ऑलमोस्ट 2 इक्वल हिस्सों में डिवाइड करने का काम करता है ये इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड, जिसे हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब सवाल उठता है, बहुत सारा कंफ्यूजन हो सकता है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरता है या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न गुजरता है। एक सिंपल सा लॉजिक याद रखिएगा, इंडिया में कैंसर के बहुत सारे पेशेंट है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करता है। भगवान किसी को ना दे, बट जो रियलिटी है। ओके, अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितने स्टेट से होके गुजरता है, और फिर आपको एमसीक्यूज में ऑप्शन दे सकते हैं कि कौन से स्टेट से होके गुजरता है या इनमें से कौन से स्टेट से होके नहीं गुजरता। तो उसको देखने के लिए आज हम मैप का इस्तेमाल करेंगे। सो ये है गुजरात, यहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ने एंटर किया, हल्का सा पार्ट राजस्थान में बिताया, इसने थोड़ा सा टाइम बिताया, फिर ये गया मध्य प्रदेश हमारे राज्य में, उसके बाद मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ में घुसा, फिर वहां से झारखंड घुसा, फिर वेस्ट बंगाल घुसा, फिर यहाँ बीच में बांग्लादेश आ जाता है, वो हमें उससे कोई लेना देना नहीं, यहाँ त्रिपुरा और यहाँ मिजोरम। तो टोटल 8 स्टेट हो गए। इन मैप्स को आपको अपने दिमाग में बिछाना पड़ेगा, तभी आप इसको कर सकते हो। अब जैसे अगर मैं वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाऊं तो सबसे पहले कौन सा होगा, सबसे पहले होगा गुजरात, छोटा हिस्सा राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, फिर वेस्ट बंगाल, फिर त्रिपुरा और फिर मिजोरम। मुझे ये याद कैसे है, मुझे ये याद इसलिए क्योंकि मैंने इतने बार पढ़ा है कि अब ये मेरे दिमाग में छप चुका है। इस तरीके से आप भी बार बार रिवाइज करोगे और मैप के जरिए करोगे तो आसानी से हो जाएगा। सो दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और ये क्या इंपॉर्टेंस है इसकी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के साउथ में जो भी एरिया है उसमें ट्रॉपिकल क्लाइमेट, याद है मैंने आपको बताया था ये टेम्परेचर कोऑर्डिनेट है, यहां पे ट्रॉपिकल क्लाइमेट जो है एक्सपीरियंस किया जाता है इसके साउथ में। इसके नॉर्थ में सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट, क्योंकि अब ये पूरी तरह ट्रॉपिकल रीजन नहीं रहा, ठीक है, तो ये सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट एक्सपीरियंस करते हैं ये पूरा ये जो रीजन है ये, ठीक है। तो ये है। इसके अलावा अब हम इसकी भी बात कर लेते हैं। मैंने आपको बताया था 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट, 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट, ये हमारा था लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट। इसके बीच में 30 डिग्री का डिफरेंस है, यानी 2 घंटे का डिफरेंस है। अब आप नेचुरली देखोगे, मैंने आपको बता दिया धरती कैसे रोटेट कर रही है, धरती रोटेट कर रही है वेस्ट टू ईस्ट, यानी अरुणाचल प्रदेश में जो होगा इंसान वो डेफिनेटली पहले सूरज देखेगा, सनराइज देखेगा, उसके 2 घंटे बाद यहां पर जेठालाल जो है वो गुजरात में उस सूरज को एक्सपीरियंस करेंगे, सनराइज हो गया, ये नेचुरली है। मगर यहां पर जेठालाल और यहां पे जो भी इंसान बैठे हुए हैं उन दोनों के घड़ी में सेम टाइम हो रहा होगा बिकॉज ऑफ दिस IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। अब ये क्या है, इसको समझने से पहले हम थोड़ा एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो यहां कोई एक ऑफिस है दिल्ली में, उसको चाहिए 7 बजे, इनकी अरुणाचल प्रदेश में भी एक ब्रांच है, मान लो इधर एक ब्रांच है। अचानक से हम ऐसा मान के चलते हैं कि हमारे पास कोई स्टैंडर्ड टाइम नहीं है, यानी जब यहां 7 बज रहे होंगे तो यहां पे ऑलरेडी 9 बज चुके होंगे रात के, तो इन्होंने तो 2 घंटे पहले ही ऑफिस बंद कर दिया होगा। 7 बजे इनको याद आया बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, इससे इनको 1 करोड़ का नुकसान हो जाएगा। इन्होंने इनको फोन किया और बोला कि भाई वो डॉक्यूमेंट देना, मगर ये तो उन्होंने सोचा था कि वो फोन करके बोलेंगे, बट ऑफिस तो क्लोज हो गया क्योंकि 7 तो पहले ही बज गए, अब तो 9 बज रहे वहां पे, तो उन्होंने ऑफिस नहीं, मतलब फोन नहीं रिसीव किया। इसके वजह से क्या होगा, इसके वजह से ये होगा कि इनके बीच में प्रॉब्लम हो जाएगी। इनफैक्ट बहुत सारी ट्रेन हैं जो यहाँ डिब्रूगढ़ से निकल के यहाँ दिल्ली तक आती हैं, बहुत सारी ट्रेन हैं जो यहाँ से निकल के बैंगलोर तक जाती हैं। तो ऐसे
अलग अलग स्टेट बैठ के अगर टाइम को देखते रहेंगे, इस टाइम कितने घंटे लेट, अच्छा वहां पर इतना टाइम, तो ये सब बहुत सारा ऑपरेशनल हौच-पौच हो जाएगा। इसलिए एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए, ऑपरेशनल कन्वीनियंस के लिए हमने एक स्टैंडर्ड टाइम ले रखा है कि भाई जिससे कि पूरे भारतवर्ष में कहीं पर भी कोई इंसान हो, एक ही टाइम उसकी घड़ी में बताए। तो ये डेफिनेटली कुछ ऐसा लॉन्गिट्यूड होना चाहिए जो कि इंडिया को ऑलमोस्ट सेंटर से काट रहा हो। तो वो है कौन सा वाला, 82 डिग्री, 82.5 डिग्री कह लो, या फिर 82 डिग्री 30 मिनट्स कह लो, बात एक ही है। तो ये कहां से होके गुजरता है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन कौन से स्टेट से होके गुजरता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो ये गुजरता है मिर्जापुर से। अगर याद करना है तो कालीन भैया मिर्जापुर के वो टाइम डिसाइड करते हैं पूरे भारत में कितना होगा। ट्रिक, इसके अलावा कौन से स्टेट से होके गुजरता है, तो याद रखना बस मौका याद कर लेना, MOUCA। M से होगा मध्य प्रदेश, O से उड़ीसा, U से उत्तर प्रदेश, C से छत्तीसगढ़, A से आंध्र प्रदेश। खत्म। सो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, आपके यहां भी पूछ सकते हैं, तो आप इस तरीके से इसको याद कर लेना। सो अब ये जो टाइम को मेंटेन करने का टाइम कौन करता है, ये करता है NPL, यानी नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी। जो बच्चे दिल्ली में रहते हैं वो पूसा जानते होंगे, पूसा में नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी है। यही घड़ी को, जो इंडिया का टाइम है उसको मेंटेन करने का टाइम उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी है, जो वो सेट करते हैं वो पूरे भारत में माना जाता है। ठीक है, समझ में आ गया। और वो किसके हिसाब से करते हैं, 82 डिग्री 30 मिनट्स के हिसाब से करते हैं। नेक्स्ट, ओके, सो दिस इज ऑल व्हाट इज देयर। ये हमने बताया था कि एरिया वाइज कौन सा कंट्री कैसा है, ये सब इसमें है। इसके अलावा इंडिया एंड द वर्ल्ड हम नेक्स्ट स्लाइड में कवर करेंगे, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। ओके, ये IST के बारे में बताया हुआ है कि हमारे पास इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है। तो ये क्यों है, ये हमने कॉन्सेप्ट पहले ही पढ़ लिया है, तो इसको हमारे को पढ़ने की जरूरत नहीं, बस एक बार रीड आउट कर लीजिए कि 30 डिग्री का एक्सटेंट है और 2 घंटे का डिफरेंस है, वो एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए हमने किया हुआ है। नेक्स्ट, इंडिया एंड द वर्ल्ड। इसको समझने से पहले एक छोटा सा ब्रीफ 10-15 सेकंड का, वो ये है कि इंडिया बाकी दुनिया से पहले भी कनेक्टेड था। इंडिया को डिस्कवर किया था, अक्सर आप ये जानते हैं, 1498 में। सॉरी यार, ये बहुत ही खराब राइटिंग है मेरी, एक सेकंड इसको क्लियर कर लेते हैं। 1498 में इंडिया को डिस्कवर किया था वास्को ड गामा ने। डिस्कवर का मतलब ये होता है कि मतलब खोज निकाला था, फिर वहां पे पहले कोई रहता नहीं था, ऐसा नहीं। इंडिया उससे पहले भी था, उससे काफी पहले से था। इनफैक्ट कब इसकी शुरुआत हुई है किसी को नहीं पता। तो 1498 में बस वहां तक पहुंचने का समुद्री रास्ता जो है वो ढूंढ निकाला था वास्को ड गामा ने, इतना किया था उन्होंने। इससे पहले क्या इंडिया कनेक्ट नहीं करता था दुनिया से, नहीं करता था, मगर लैंड रूट्स के माध्यम से करता था। आप ये देख रहे हो, इंडिया ये लैंड रूट से बाकी पूरी दुनिया से कनेक्टेड था। फिर ये यूरोप से एक बार्थोलोमियोस डायस नाम का आदमी था जो यहां तक पहुंचा था अफ्रीका के साउथ तक, बट फिर उसके बाद वो केप ऑफ गुड होप से वापस चला गया था। उसी के कुछ 8-10 साल बाद वास्को ड गामा भी यूरोप से चले थे और अफ्रीका की कोस्ट लाइन पकड़ते 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 वो यहां पर आ गए थे कैलिकट में, केरला में। तो डिस्कवरी मतलब खोज निकाला था समुद्री रास्ता इंडिया तक पहुंचने का 1498 में। समझ में आ गया। पहले जो, तो आपने समझा, पहले लैंड रूट से कनेक्टेड थे, फिर समुद्री रूट से कनेक्टेड थे, और पहले ऐसे घूम के जो आना पड़ता था। अब उसके बाद क्या हुआ, 1869 में एक स्विस कैनल जो है, ये स्विस कैनल, इस स्विस कैनल के मदद से हम यूरोप से डायरेक्टली यहां से रेड सी के माध्यम से यहां पर पहुंच सकते थे। ये जो 7000 किलोमीटर, 7000 किलोमीटर घूम के आना पड़ता था, कितना पेट्रोल, कितना टाइम, कितना डीजल, ये सब में लगता था, वो काफी बच गया केवल एक चीज की मदद से, स्विस कैनल के मदद से। स्विस कैनल किसको जोड़ता है ये आप देखेंगे अपने हिसाब से। रेड सी मैंने आपको बता दिया, उसके ऊपर कौन सा है वो आप देख लेना, ठीक है। इतना आप थोड़ा मैप को डिस्कवर करने की कोशिश करो। ये सारी चीजें इसके अंदर लिखी हुई हैं। इसके अलावा ये बताया हुआ है, एक पेनिनसुला नाम की चीज बताई गई है। पेनिनसुला क्या होता है, पेनिनसुला मतलब एक लैंड का पीस जो कि वाटर बॉडी से 3 हिस्सों से घिरा रहता है, उसको हम पेनिनसुला कहते हैं। इंडिया के केस में कौन सा पेनिनसुला है, ये इंडिया का पेनिनसुला है। इनफैक्ट जो इंडिया का पेनिनसुला है वो इंडिया की कोस्ट लाइन इतनी ज्यादा, यानी कितनी थी, 7516.6 किलोमीटर, ये इतनी ज्यादा है
कि इंडियन ओशन का नाम, मतलब ये जो इंडियन ओशन पड़ा है, ये सिर्फ इसलिए क्योंकि इतनी लंबी बाउंड्री किसी भी देश की किसी भी समंदर से नहीं होती, इसलिए इसको नाम जस्टिफाई किया गया है कि इंडियन ओशन बिल्कुल सही रखा गया है। इनफैक्ट ये जो इंडियन पेनिनसुला है और ये जो 2 आइलैंड्स हैं, ये इतने स्ट्रैटेजिक हैं कि किसी को भी अगर वेस्ट से ईस्ट से धंधा करना है या ईस्ट से वेस्ट की तरफ धंधा करना है, ट्रेड करना है, तो उनको इस वाले रूट से होके गुजरना पड़ता है। और हमारा ये जो स्ट्रैटेजिक पॉइंट है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इस पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। इसीलिए अंडमान निकोबार में हमारी ट्राई आर्म, मतलब तीनों आर्म्ड फोर्सेस जो बोलते हैं ना, ट्राई आर्म फोर्सेस का कमांड है अंडमान एंड निकोबार के अंदर, ठीक है। ओके, इसके अलावा अब ये वही बताया हुआ है पूरा जो मैंने आपको अभी तक बताया कि किस तरीके से पहले हम लैंड रूट से थे कनेक्टेड, फिर सी रूट से कनेक्टेड हुए, फिर सी रूट में भी कैसे सुएज कैनाल डिस्कवर हुआ, उसने कैसे 7000 किलोमीटर जो है वो कम कर दिया। इन सारी चीज़ों की मदद से इंडिया ने ट्रेड किया, इंडिया की जो कल्चरल वैल्यूज़ थी वो बाहर पहुंची, बाहर की कुछ कल्चरल वैल्यूज़ हमारे पास आई, ग्रीक स्टाइल हमारे पास आया, ऐसे न जाने बहुत सारे एक्सचेंज ऑफ ट्रेडिशंस एंड इकोनॉमिक हमारे रिलेशनशिप जो है बाहरी दुनिया से एस्टैब्लिश हुए। नेक्स्ट इज हमारे भारत के नेबर्स। तो हमारे पास भारत के नेबर्स कितने हैं? इंडिया के पास टोटल 7 लैंड नेबर्स हैं। कौन कौन से 7 लैंड नेबर्स हैं? अगर हम वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाएं तो सबसे पहले पाकिस्तान, फिर उसके बाद अफगानिस्तान, उसके बाद चाइना, फिर नेपाल, फिर भूटान, फिर म्यांमार और उसके बाद बांग्लादेश, ठीक है। सो ये कुछ 7 देश हैं जिनसे कि हमारी लैंड बाउंड्री टच होती है। ऑफकोर्स फॉर ऑब्वियस रीजन आप ये समझोगे कि अफगानिस्तान कब से हमारा लैंड बाउंड्री होने लगा। हमारी लैंड बाउंड्री अफगानिस्तान के साथ भी टच होती है। वो कैसे होती है उसको समझते हैं। आप ये देखो, ये है पाकिस्तान जो कि हमारे से सेपरेट हो गए थे 1947 में। जम्मू एंड कश्मीर का ये जो नॉर्दर्न हिस्सा है, ये जो लद्दाख का एरिया है, ये फिलहाल हमारे पास नहीं है। इसका बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई कर रखा है विद द नेम कॉल्ड एज पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, राइट। और हमारा ये जो रीजन है जिसको हम कहते हैं गिलगिट बल्टिस्तान रीजन, ये गिलगिट बल्टिस्तान रीजन जो है वो अभी फिलहाल पाकिस्तानी के ऑक्यूपेशन, पाकिस्तान एनेक्सेशन के अंडर में है, जिसका जहां से अफगानिस्तान का टच होता है। अगर हम कभी वापस से अपना ये जो हिस्सा है, इस पूरे हिस्से को हम वापस से ले पाए तो कल दिन हम ये कह पाएंगे कि ये हमारा अफगानिस्तान के साथ भी बाउंड्री टच होता है। बट पॉलिटिकली अभी भी ये किसके, ये हम अपने मैप के अंदर शो करते हैं क्योंकि इट बिलोंग्स टू अस, जम्मू एंड कश्मीर बिलोंग्स टू अस एंड दैट इज व्हाई वी शो दीज एरियाज इनटू आवर बाउंड्री मैप। सो पाकिस्तान हो गया 1, अफगानिस्तान हो गया 2, ये पूरा लद्दाख वाला रीजन, जम्मू कश्मीर का रीजन, हिमाचल प्रदेश, इनफैक्ट कुछ उत्तरांचल का रीजन, ये चाइना के साथ लगता है। इसके नीचे आप आओगे तो ये नेपाल आ जाता है, काफी लंबा एरिया हमारा नेपाल के साथ भी लगता है। 5वां ये है हमारी 5वां देश भूटान, इसके साथ हमारे अच्छे रिलेशंस हैं। 6ठा है म्यांमार, इनके साथ भी हमारे रिलेशंस काफ़ी ज़्यादा इम्प्रोवाइज हुए हैं पिछले 1 डिकेड के अंदर। यहाँ पे पूरा म्यांमार है, ये पूरा म्यांमार है। इसके अलावा ये बांग्लादेश का रीजन है। ये 7 ऐसे देश हैं जिनके साथ हमारी लैंड बाउंड्री कनेक्ट होती है। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर्सपेक्टिव से देखें तो ये पूछ सकते हैं कि किस देश के साथ हमारी सबसे ज़्यादा लैंड बाउंड्री शेयर होती है। आप बोलोगे या तो चाइना या तो आप बोल दोगे पाकिस्तान। दोनों ही आंसर गलत। सबसे ज्यादा लैंड बाउंड्री हमारी शेयर होती है बांग्लादेश के ऊपर। ये देखो, ये बांग्लादेश है जिसके साथ हमारी सबसे ज्यादा लैंड बाउंड्री शेयर की होती है। ठीक है, समझ में आ गई बात। इनफैक्ट हमारे पास कुछ सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस हैं, CAPF, जिसके एग्जाम्स में आप बैठ सकते हो आफ्टर ग्रेजुएशन। ये 5 CAPF हैं जो कि अलग अलग लैंड बॉर्डर्स पे डिप्लॉयड हैं। इनका काम है इंटरनेशनल बाउंड्रीज को चेक करना। बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ जो बाउंड्री होती है उस पर हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी BSF तैनात है। नेपाल के साथ जितनी भी इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर होती है उसके साथ हमारी SSB तैयार है। पुलिस के साथ, ये चाइना के साथ जो है वो है ITBP। म्यांमार के साथ है, उसको हम बोलते हैं क्या, उसको हम बोलते हैं आसाम राइफल्स। ठीक है, और नेपाल के साथ SSB मैंने आपको बता ही दिया। तो कुल मिला के ये सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज हैं जो कि पुलिसिंग करती हैं बॉर्डर्स की। अगर बॉर्डर्स पे कुछ प्रॉब्लम है, पुलिसिंग करनी है तो ये करते हैं। और जैसे ही लड़ाई लगती है तो लड़ाई लगने के बाद क्या होता है, इन सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस को पीछे आना पड़ता है और उसी के साथ जो इंडियन आर्मी है फिर वो फॉरवर्ड आगे आ जाती है। समझ में आ गई बात। सो विद दिस हमारा ये जो लैंड बाउंड्री है ये कंप्लीट हो गया। अब हमारे पास बच गया केवल 2 चीज। ये है एक की समंदर की बाउंड्री किसके साथ कनेक्ट होती है, तो 2 देश हैं, एक श्रीलंका और एक मालदीव। इसको समझ लेते हैं। श्रीलंका यहाँ पे पाक स्ट्रेट से
डिवाइडेड है। अब सवाल उठता है ये स्ट्रेट क्या होता है? स्ट्रेट मतलब कुछ नहीं, स्ट्रेट मतलब एक नैरो वाटर बॉडी जो दो मेजर वाटर बॉडीज को कनेक्ट करती हैं, उसको हम स्ट्रेट कहते हैं। जैसे कि यहां पर देखो, बे ऑफ बंगाल पूरा और नीचे इंडियन ओशन पूरा, ये पाक स्ट्रेट जो है, ये जो पाक स्ट्रेट है, ये दो मेजर वाटर बॉडीज को कनेक्ट कर रहे हैं। इसके अलावा यहां पर एक और चीज, अगर और ज्यादा डेप्थ में घुसना है तो ये है पाक बे और यहां है गल्फ ऑफ मन्नार, इन दोनों को भी कनेक्ट करने वाला ये पाक स्ट्रेट ही है। So with this, we complete the chapter, India size and location. If you did not understand anything, please put down your questions in the comment box. मैं उसको आंसर करने की पूरी कोशिश करूंगा। And keep studying, keep reading. Thank you so much.